अभी हमने एड्रेसेस और पॉइंटर्स का कंसेप्ट समझ लिया है। अब हम आते हैं फंक्शंस के। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शंस का क्या रोल होता है, तो हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। दरअसल फंक्शंस जो होते हैं वो एक ऐसे टैग्स की तरह होते हैं कि जब हम उन्हें कॉल करते हैं तो वो उस टैग के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और जो सेट ऑफ ऑपरेशंस जो हमने उसके अंदर प्रोग्राम किए होते हैं वो उन्हें रन करता है, और उसके बाद वापस जहाँ से कॉल हमने उसको किया होता है उसकी नेक्स्ट लाइन से आकर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है अपना प्रोग्राम। हमें फंक्शंस का फ़ायदा ये होता है कि पहले हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर हमें तमाम चीज़ें कोड लिखना पड़ता था मैनुअली। फंक्शंस का हमें ये फ़ायदा है कि हम एक स्पेसिफिक टैग के अंदर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड लिख देते हैं कि जब हमें उस कोड की ज़रूरत होती है या उन्हें सेट ऑफ हमें लाइंस की ज़रूरत होती है तो हम उस स्पेसिफिक टैग यानी हम उस स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करते हैं जिसने वो फंक्शन या जिसने वो काम परफॉर्म करना होता है। जैसे अभी मैं एक फंक्शंस की मदद से एक कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूँ कि कैलकुलेटर किस तरह बना सकते हैं। इसी तरह आप इफ़ एल्स से भी कैलकुलेटर बना सकते हैं, आप स्विच स्टेटमेंट की मदद से भी बना सकते हैं, और इसी तरह फंक्शन से तो आप कोई भी काम कर सकते हैं जो आप एक नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो इफ़ एल्स और स्विच से आप देखेंगे किस तरह कैलकुलेटर बनाया जाता है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो अभी हमने प्रोग्राम जो लास्ट देखा था उसमें हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गई थी, डायरेक्टरी आई थी, और उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। अब मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने इंट डाटा टाइप के मैंने एक्स वाई जेड एस और एम को मैंने डिक्लेयर किया है, और एक मैंने डी वेरिएबल फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है। ये वाला मैंने फ्लोट इस वजह से डिक्लेयर किया है क्योंकि जो डिवीज़न का रिज़ल्ट आना था दो इंटीजर्स की डिवीज़न से, वो हो सकता है कि वो फ्लोट वैल्यू हो। तो इस वजह से सही रिज़ल्ट लेने के लिए मैंने एक डी वेरिएबल भी फ्लोट डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर करा दिया। सबसे पहले यूज़र से मैंने कहा कि प्रिंट एफ करो इंटर द फर्स्ट नंबर, यानी यूज़र के सामने आएगा कि पहला नंबर एंटर करो। फिर स्कैन एफ करेगा एड्रेस ऑफ एक्स, यानी कि इसका एक सेंटेक्स होता है कि जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यूज़र से दोबारा पूछा जाएगा इंटर द सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर इंटर होने के बाद वाई में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक फंक्शन को मैंने कॉल किया है ऐड ऑफ एक्स कॉमा वाई। जो एक्स और वाई जो यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किए हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर आ गए हैं, और इंट एक्स और इंट वाई इस वजह से हैं क्योंकि इंट मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि एक्स और वाई जो है वो इंटीजर टाइप है। ये मैं आपको z इक्वल टू बताता हूँ कि z इक्वल टू क्यों लिखा है। जैसे ही ये ऐड का फंक्शन कॉल हुआ तो अब ये प्रोग्राम जो है ऊपर जाके देखेगा कि फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है। फंक्शन डिफ़ाइन ये हुआ है, मैंने एक लिखा इंट ऐड इंट ए और इंट बी। देखें, इंट ए और इंट बी, यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो x और y के अंदर वैल्यूज आई थी जो यूज़र ने इनपुट की थी उन्हीं की कॉपी यहाँ पर a और b के अंदर स्टोर हो जाएगी, परमानेंटली स्टोर हो जाएगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं कॉल बाय वैल्यू पढ़ रहे हैं। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैंने लिखा कि आपने रिटर्न करना है a और b। अब a के अंदर x की वैल्यू है और b के अंदर y की वैल्यू है, तो a और b जो है वो ऐड होंगे और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होकर कहाँ जाएगा? रिटर्न होकर वो जाएगा वापस इसके पास, और इसका जो रिटर्न वाला रिज़ल्ट है जो कि a और b का एडिशन हुआ है वो z के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब z के अंदर स्टोर हो जाएगा तो वो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है। स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा कि द एडिशन ऑफ दिस वैल्यू, यानी ये वाली दिस वैल्यू x, एंड दिस वैल्यू यानी y, यानी एडिशन ऑफ x एंड y इज़ दिस वैल्यू, और दिस वैल्यू कौन सी है? z। यानी मुझे ये शो कराएगा द एडिशन ऑफ दिस वैल्यू जो यूज़र ने इनपुट की है एंड दिस वैल्यू इज़ दिस, यानी कि मुझे एडिशन हुआ हुआ रिज़ल्ट दिखाएगा। इसी तरह मैंने अपने मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक s वेरिएबल रखा
और उसके अंदर मैंने सब्ट्रैक्ट वाले को कॉल कराया, सब्ट्रैक्ट वाला कॉल हुआ तो सब्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे थी। इसने दो नंबर्स का जो डिफरेंस लेकर रिटर्न किया, जो दो नंबर का डिफरेंस लिया तो वो एस में स्टोर कराया और मैंने यहाँ पे एस प्रिंट करा दिया। जो थोड़ा सा इशू आता है वो आता है डिवीजन के अंदर। डिवीजन के अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा होता। देखें, अगर आपने दो नंबर्स ले लिए, लेट सपोज 12 और 13, आपने x जो लिया 12 और y लिया 13, जब 12 डिवाइडेड बाय 13 होगा तो वो फ्लोट में जाएगा, यानी पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो इंटीजर जो है वो पॉइंट्स की वैल्यू को नहीं दिखा सकता। तो मसला ये आता है, फिर मैंने यहाँ पे लिया कि द डिवीजन ऑफ x एंड y इज़ फ्लोट, यानी x की वैल्यू यहाँ गई, y की वैल्यू यहाँ गई और d की वैल्यू उड़कर फ्लोट f में चलेगी। ठीक है, तो ये d की वैल्यू आएगी कैसे ये भी देखते हैं। जब डिवीजन x और y मैंने कॉल किया तो ये इसने डिवीजन का ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन ढूंढी। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ की गलती नहीं करनी कि आपने यहाँ पे फ्लोट लिखना है और डिव, क्योंकि डिव कॉल हुआ है तो डिव की डेफिनेशन ढूंढेगा, और यहाँ पे भी आपको फ्लोट ए और फ्लोट बी लिखना पड़ेगा। अब ये आपका टास्क है, आपने देखना है कि यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे इंटीजर लिखने से क्या आंसर में क्या फ़र्क आता है, और यहाँ पे मैं इंटीजर लिखूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब यहाँ से a डिवाइडेड बाय b का आंसर जो है वो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होने के बाद वो आंसर d में स्टोर हो जाएगा। वो जब आंसर d में स्टोर होगा तो 99% चांस हो सकता है कि वो फ्लोट वेरिएबल हो, तो मैंने यहाँ पे f रखा है। तो और f यहाँ पे जाके जो d की वैल्यू है फ्लोट होगी तो वो यहाँ पे जाके रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस कैसे काम करता है। तो अगर आप कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय आप रेफरेंस समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एड्रेसेस और पॉइंटर्स वाली मेरी पहली वीडियो देखनी होगी।